नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। एक्टर सुशांत सिंह की खुदकुशी के मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। ऐसी जानकारी जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। नई जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर इंटरनेट पर उनकी मौत से पहले ही आ गई थी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि इंटरनेट पर उनकी मौत से पहले ही यह खबर आ गई थी। विकिपीडिया पर होने वाले अपडेट की हिस्ट्री देखकर यह पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर विकिपीडिया के पेज पर सुबह 8:59 पर ही आ गई थी, जबकि मुंबई पुलिस की अब तक की थ्योरी यह कहती रही है कि सुबह 9:30 बजे सुशांत ने जूस पिया था और 10 बजे वो अपने कमरे में गए थे। यानी 10 बजे तक सुशांत बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद ही सुशांत की मौत हुई। इस नई जानकारी के सामने आने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुशांत के मरने से पहले ही विकिपीडिया पर सुशांत का पेज कैसे अपडेट हुआ। इस नए पहलू ने मुंबई पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं और पुलिस ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक बड़ा खुलासा। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया चौंकाने वाला सच। छोटे पर्दे से रुपहले पर्दे पर अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़े ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिनसे कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी है जो चौंकाने वाली है। मुंबई पुलिस को विकिपीडिया से कुछ ऐसा सुराग हाथ लगा है जिससे सुशांत की मौत से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या सुशांत ने वाकई आत्महत्या की थी? दरअसल इस मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस को विकिपीडिया के पेज पर कुछ ऐसा हाथ लगा है जो संदेह पैदा करता है। गौर से देखिए इस विकिपीडिया के पेज को। इस पर सुशांत की आत्महत्या की जानकारी दी गई। सुबह के 8:59 पर ही विकिपीडिया पर सुशांत की आत्महत्या की जानकारी दे दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिससे शक पैदा होता है। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के सामने आए बयान, पंचनामा और पोस्टमार्टम से पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत सुबह के 9:30 के करीब अपने कमरे से बाहर आए थे। इसके बाद उन्होंने जूस पिया और सुबह 10 बजे के करीब वापस अपने कमरे में चले गए। ऐसे में विकिपीडिया सुबह 8:59 पर ही सुशांत की आत्महत्या की जानकारी कैसे दे सकता है? लिहाजा मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस की टीम तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस इस विकिपीडिया पेज से जुड़ी जानकारियां खंगाल रही है। मुंबई से आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है जो ये सुबह, ये क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से सर्वर में टाइम इंटरनेशनल आ गया हो, कहीं और का सर्वर हो, वहां से अपडेट हुआ हो और वो टाइम इसलिए सुबह का आ रहा हो? किशोर, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जो है ये पोस्ट मिली थी और पोस्ट में साफ तौर पे कहा गया था कि विकिपीडिया जो है उस पर अपडेट किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे बता दें, ये देखिए संजना सांघी जो एक्ट्रेस हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म में एक्ट्रेस हैं, उनसे पूछताछ की गई है और वो यहाँ से रवाना हो रही है। हालांकि उनसे तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ हुई है, उसके बाद यहां से रवाना हो रही है। विकिपीडिया के मुद्दे पे आता हूं। साफ तौर पे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस को एक सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट मिला जिसमें बताया गया कि विकिपीडिया पर जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ का टाइम है, वो सुसाइड का टाइम है, वो 8:59 दर्ज किया गया है। 8:59 यानी कि सुबह तड़के सुबह का वक्त। और ऐसे में जबकि जो बयान हुआ है, जो पंचनामा हुआ है, उन सारी चीजों से ये बात की जानकारी उभर कर सामने आती है कि सुशांत सिंह राजपूत तकरीबन 9 बजे के करीब कमरे से बाहर निकले थे। उन्होंने जूस पिया, वापस जो है वो अपने कमरे में चले गए थे। इसके बाद ही जब तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब जो आशीष, यहां पर यह समझने की जरूरत है कि आप ये क्या कह रही है पुलिस की, क्या पता चल रहा है, क्या आरोप क्या है कि विकिपीडिया पहले अपडेट हो गया था?
जी फिलहाल विकिपीडिया से जो जानकारी है उसको लेकर संदेह बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रोफाइल जो है वो एडिट लॉग्ड है। ऐसे में साइबर सेल की मदद ली जा रही है ताकि इस तथ्य को खंगाला जा सके कि आखिरकार इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से या भारत के टाइम के हिसाब से किस हिसाब से जो है ये टाइमलाइन अपडेट हुआ था विकिपीडिया पर। फिलहाल विकिपीडिया अगर भारत के टाइम, अगर इसको भारत का टाइम माने तो मतलब शक इस बात पर है कि या सवाल इस बात पर है कि जो मौत का वक्त पुलिस मान रही है उससे पहले ही विकिपीडिया अपडेट हो चुका था। ये बात है। जी बिल्कुल, पुलिस से जब ये बात पूछी गई कि इंटरनेशनल टाइम या फिर भारत के वक्त के हिसाब से ये अपडेट हुआ है तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो इंडिया है, भारत का है हिस्सा, वहां पे हर देश के हिसाब से टाइमलाइन जो है वो तय होता है। इसके मुताबिक सुशांत की मौत से पहले ही जो है वो सुसाइड का टाइम जो है वो विकिपीडिया पे अपडेट हुआ था, जिसके जांच को जिसको लेकर जो है इस वक्त साइबर सेल की मदद से डिटेल्स को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जी पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी मिला है ये एक स्नैपशॉट के तौर पर जो है उनके पास आया हुआ है। ऐसे में जब साइबर सेल से कोई रिपोर्ट आएगी, साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद जो जानकारी उभर कर सामने आएगी उसी के बाद ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार ये जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन आखिरकार वो कैसे पहले जो है सुशांत की आत्महत्या से कैसे पहले जो है वो विकिपीडिया पे अपडेट हुआ है। कनिका सेठ हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कनिका जी, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? पहली बात यह है कि जांच करनी जरूरी है इसमें। तो टाइम स्टैम्प है वो किस आईएसटी के हिसाब से है या किस हिसाब से है। अगर आईएसटी के हिसाब से है तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी क्या, ये सुसाइड ही अटेम्प्ट था, और जिसने ये एडिट किया है, जिसने पोस्ट डाली है, ये पर्टिकुलर अकाउंट किसका है। हो सकता है फेक अकाउंट क्रिएट किया हो सकता है किस आईपी से हुआ है, किस जगह से किया गया। और अगर कोई करता है इस तरीके की हरकत और तो नॉर्मली फेक अकाउंट के जरिए होती है या फिर फेक टाइम स्टैम्प यूज किया जाता है, और या हो सकता है कि ये एक कोई साजिश है। ये पूरी जो है ना इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरा खुलासा हो सकता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कौन इसके पीछे है। तो ये कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या ये किया जा सकता है अगर सर्वर बाहर हो कहीं? तो जैसे वो है जो पीडिया है तो उनके वहाँ पर जो सर्वर है उनके वहाँ टाइम स्टैम्प आया होगा और किस जगह से, लोकेशन से ये किया गया है, किस अकाउंट के जरिए हुआ है, उस पूरी डिटेल जब रजिस्ट्रेशन होती है या जिस टाइम पे कोई एक व्यक्ति यूजर उस पर कुछ अपडेशन करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ डिटेल उनके पास जरूर जाता है, मेटा डेटा भी जाता है। तो उस मेटा डेटा को, उस यूजर आईडी को, उस लोकेशन डिटेल्स के साथ, जैसे आप कॉल रिकॉर्ड में सीडीआर में आप देख सकते हैं कि किस टावर से सिग्नल आया, किस पर्टिकुलर अकाउंट पे फोन किया गया है, किस नंबर से हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स सीडीआर में मिलती है। वैसे ही आपको एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वगैरह की डिटेल्स, आपको लोकेशन की डिटेल्स भी मिल सकती हैं, और क्या मेटा डेटा ट्रांसफर हुआ है, क्या टाइम स्टैम्प सही था, वो सब डिटेल्स आपको मिल सकती हैं विकिपीडिया से बात करने पे। जी आशीष हमारे साथ। आशीष, तो आपने सुना कनिका जी जो बता रही हैं कि अभी ये सब इन्वेस्टिगेट करना होगा। अभी कहाँ ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है? पुलिस के सूत्र क्या बता रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है और वो इसको कितना सीरियस इशू मान रहे हैं? जी फिलहाल जो ये पोस्ट आई है उसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो पुलिस को मिला है उसमें 14 तारीख का ही जिक्र किया गया है, यानी वो दिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, और ठीक आत्महत्या से 2 घंटे पहले का एक मार्जिन माना जा रहा है जिसमें ये बात उभर कर सामने आई है। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे जी हमारे सामने हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर एक चीज जानना चाहूंगा, विकिपीडिया की जो जानकारी है सर उसके बारे में। सर विकिपीडिया की जानकारी, पुलिस का साफ तौर पे आपने खुद ही रिएक्शन देख लिया किशोर कि पुलिस जो है मामले के इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक कुछ भी इस मामले में बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो सूत्र उभर कर सामने आए उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मामले की जांच के दौरान जो है ये तथ्य उभर कर सामने आए हैं जिसमें उनकी आत्महत्या से पहले ये जो आशीष इसमें जो आईपी एड्रेस दिख रहा है क्या उस पे कुछ अभी तफ्तीश हुई है? जी यही है वो सवाल है जिससे पुलिस बचने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले को साइबर सेल को जो है दे दिया गया है।
आईपी एड्रेस ट्रैक हुआ है। आईपी एड्रेस से ये जानकारी मिल सकती है कि आखिरकार ये अपडेट, विकिपीडिया पे ये अपडेट क्या किसी छेड़खानी के तहत की गई है। टाइमलाइन में जो है वो कहीं जो है फर्क तो नहीं है, क्योंकि जो एक आम तौर पे स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना जाता है उसके मुताबिक हर देश का जो विकिपीडिया का अपडेटेशन है, जो हर जानकारी अपडेट होती है, वो इंडियन टाइम के हिसाब से, अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हिसाब से अपडेट होनी चाहिए। तो ऐसे में ये जानकारी पहले कैसे अपडेट हुई, इसी को लेकर तो सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि पुलिस सवाल पूछने पर भी फिलहाल जब तक रिपोर्ट नहीं आती, साइबर सेल इस मामले को खंगाल कर जब तक जानकारी नहीं देता, तब तक कुछ बोलना नहीं चाहती है। शुक्रिया, शुक्रिया आशीष आपका। तो ये अहम और बहुत ही एक अजीब सा पेच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कई नाम सामने आए, कईयों से पूछताछ हो रही है। जैसा अभी देखा हमने उनके साथ जो संजना सांघी जो उनके साथ आखिरी फिल्म में काम कर रही थी, उनसे भी अभी पूछताछ खत्म हुई है। ये लाइव तस्वीरें थी, लाइव वहाँ पे आशीष वहाँ पर मौजूद हैं, वो हमने देखा। वहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद से, पूछताछ के बाद से वो उनकी जो सह कलाकार थी वो साथ में निकली हैं। ये सब चल रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर कि इंटरनेट पर जो उस दिन का समय है जिसमें अपडेट किया गया कि सुशांत ने आत्महत्या की, वो समय आत्महत्या के समय से भी पहले का कैसे आ रहा है, ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 1962 को भारत और चीन दोनों अपने अपने हिसाब से देखते हैं। चीन को लगता है कि 1962 की यादें भारत को डराती होंगी। भारत को लगता है 1962 ने भारतीय फौज को जख्मी शेर बना दिया। असल में जंग केवल सरहद पर नहीं लड़ी जाती, जंग तो कूटनीति का एक हिस्सा है। जंग कभी कभी दबाव बनाने का एक हथियार भी है। कुछ देशों की कूटनीति में तो जंग केवल एक पैतरा है, क्योंकि जंग अगर दो ताकतवर मुल्कों में हो जाए तो कुछ भी बचना नामुश्किल है। इसलिए किलेबंदी ही ऐसी की जाए कि जंग की नौबत ना आए। LAC पर चीन की हरकतें हमेशा से उकसाने वाली रही, लेकिन गलवान में जो हुआ उसने 1962 की यादें ताजा करा दी। 1962 में भी जंग की शुरुआत गलवान से ही हुई थी, बल्कि 1962 में जंग का ऐलान होने से कई महीने पहले ही गलवान में दोनों सेनाओं के बीच तनातनी शुरू हो गई। 1962 में भी चीन की नजर गलवान घाटी पर कब्जा करने की थी। खैर, जंग का नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन जंग की वजह बिल्कुल साफ थी। चीन की साजिश से भारत बिल्कुल बेखबर था। यह सोचा ही नहीं गया कि जंग लड़ने की नौबत आ सकती है, और दूसरी तरफ चीन करीब 6 साल पहले से जंग की ही तैयारी कर रहा था। 1962 की जंग के बाद जब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को दिए भाषण में कहा कि चीन दोहरी नीति पर चल रहा है, एक तरफ शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार हमले कर रहा है। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में कही थी। अब इसी बात को आज के हालात से जोड़कर देखिए। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ सेना का आक्रामक रुख। यानी 1962 में और 2020 में चीन के अंदाज में कोई फर्क नहीं, क्योंकि यह अंदाज नहीं बल्कि चीन की नीति कहिए, फितरत कहिए, या फिर स्वभाव कह लीजिए। लेकिन इस बार भारत को छेड़कर चीन से गलती हो, इंच दर इंच आगे बढ़ना और जमीन पर हर दिन नया दावा करना इस बार चीन को भारी पड़ने वाला। बातचीत का राग अलापना, जंग के लिए उकसाना इस बार चीन पर उल्टा पड़ने वाला। धुंधली लकीरें ही जिन सरहदों की पहचान है, फौजियों का शौर्य ही वहां देश की पहचान है। दीवारों की पुताई से तकदीरें नहीं बदलती, तारीखें बदल जाएं, फितरत नहीं बदलती। आज के हालात कई मायने में अलग हैं। भारत चीन की फितरत भी जानता है और उसकी साजिश भी जानता है। 58 साल के अरसे में भारत भी बदला है, भारत की फौज भी बदली और सुरक्षा की नीति भी बदली। LAC के पास चीन को घेरने की रणनीति तैयार है। चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। हालांकि लद्दाख में LAC पर हालात निगरानी के लिए भी मुश्किल हैं और लड़ाई के लिए भी। ऊंची पहाड़ियां, गहरी घाटियां, नदी और खून जमा देने वाली ठंड, लेकिन
बेहद मुश्किल हालात से लड़ते हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के जवान तैयार हैं। चीन की सेना की हर हरकत पर भारत की नजर है। हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी। पहाड़ पर चीन की पराजय का पूरा सच। गलवान में कैसे नाकाम हुई चीन की चाल। चीन की गद्दारी पर भारी पड़ी भारत की तैयारी। गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच तनाव अब भी जारी है। भारत LAC पर चीन की हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए। आसमान से लेकर जमीन तक धोखेबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारत की सेना तैयार है। चीन से लगती सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का आभास पहले ही हो चुका था कि चीन तिब्बत के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सकता है। भारतीय सेना को इस बात का भी पता चल गया था कि तिब्बत में हर साल होने वाले युद्धाभ्यास के बाद चीन की सेना अभी वहीं डटी हुई है। इसके बाद भारतीय सेना ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें चीन की सेना उलझकर रह गई है। 14,000 फीट पर चीन की सेना भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए चोरी छिपे आगे बढ़ रही थी। चीन की सेना इस मुगालते में थी कि उसकी इस चाल का पता भारत को नहीं लगेगा। लेकिन पहले से अलर्ट भारत की खुफिया एजेंसियों ने चीन की साजिश को सूंघ लिया। लिहाजा फौरन बैठकों का दौर शुरू हुआ और चीन के षड्यंत्र को नाकाम करने का प्लान बनाया गया। NSA अजीत डोभाल से लेकर CDS बिपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्ष ने खाका तैयार किया और इसकी जानकारी सरकार को दी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान में चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। मई के दूसरे हफ्ते में ही भारतीय वायुसेना के लगभग सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में C-130J, C-17, IL-76 और AN-32 से सैन्य साजो सामान भेजना शुरू किया। इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए टैंक, आर्टिलरी गन और गोला बारूद लेह, थायोस और दूसरे सैन्य अड्डों तक पहुंचाया गया। यही नहीं, LAC पर सैनिकों की तैनाती के लिए Mi-17 और अमेरिका से लिए गए हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये कि चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद से LAC के करीब सेना ने अपनी ताकत में पहले ही इजाफा कर लिया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हथियारों की खेप LAC पहुंचा दी गई थी। थल सेना की मदद के लिए भारतीय वायुसेना कमर कस चुकी थी, जिसे ऊंचाई पर दुश्मन को सबक सिखाना अच्छी तरह आता है। फोर्सेस, सारा इक्विपमेंट, सारी एमुनेशन, सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ जमीनों से उठाकर एकदम हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में, वो भी रिक्वायर्ड जगह पर उसको भेजना, अपने आप में लगाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए दिन और रात एयरफोर्स काम करती है, उसके पायलट्स काम करते हैं, उसके जो लॉजिस्टिक स्टाफ हैं वो काम करते हैं। भारत ने गलवान के नजदीक अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रखी थी। अब जरूरत थी तो चीन सेना की हर हलचल पर पैनी नजर रखने की, और इसके लिए भारतीय वायुसेना और थल सेना ने निगरानी के काम को और तेज कर दिया ताकि चीन की किसी भी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लद्दाख में सेना ने लो लेवल लाइट वेट रडार सिस्टम तैनात किया, जो 30 से 35 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना ने माउंटेन रडार सिस्टम को भी LAC के करीब तैनात किया। माउंटेन रडार सिस्टम से पहाड़ी इलाकों में करीब 200 से 300 किलोमीटर तक निगरानी की जा सकती है। रडार सिस्टम्स की बात है, रडार्स अपने आप में बहुत बहुत काम आते हैं सर्वेलेंस के लिए,
आप पता कर पाते हैं कि दुश्मन की फौज कहां कैसे क्या कर रही है। तो रडार सिस्टम माउंटेड जब होते हैं तो आप दूर तक उसमें देख पाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत की जमीन हड़पने के लिए चीन की सेना ने पूरी तैयारी के साथ घुसपैठ की थी, लेकिन आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस भारत की सेना ने चीन को अपने पैर वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। अब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे लद्दाख स्काउट के पूर्व सैनिक भी चीन को चित करने की हुंकार भर रहे हैं। 1999 में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले लद्दाख स्काउट के पूर्व सैनिकों की ललकार से पूरा लद्दाख गूंज रहा है। हमारे से डरते हैं क्योंकि हम इस लोकल एरिया में बैठने वाला है, हम इस जगह पे ऐसे एक्लेमेटाइज है, पहाड़ पर तो हम हिरन की तरह दौड़ते हैं और हमारा स्टेमिना इस वक्त जो ना हमेशा रहते हैं, इस एरिया में बैठे हैं और हमेशा तैयार हैं आप? तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार है, किसी भी समय आप बुलाएं हम और हम जाने के लिए तैयार है। चीन हमेशा ये मार्शल आर्ट का फौज का धमकी देता है इंडिया को, हम किसी से कम नहीं समझना। चीन को हम दिखा दूंगा हम क्या चीज है, इंडियन आर्मी क्या चीज है और लद्दाख स्क्वाड क्या चीज है। अगर देश को हमें जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल तैयार है। चीन को समझ जाना चाहिए कि भारत से उलझना उसके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। चीन को समझ जाना चाहिए कि गलवान घाटी से दूर, बहुत दूर चले जाने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि डोकलाम की ही तरह इस बार भी भारत चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की फौज चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। चीन पर भारत ने अब ये डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी। ऐसी स्ट्राइक जिसमें न बंदूक चली, न तोप से गोलाबारी हुई, न कोई फाइटर जेट उड़ा, न ही कोई किसी सैनिक से कोई झड़प हुई। लेकिन चीन की सरकार तिलमिला उठी। ये असर देखिए। भारत ऐसा देश है जहां अब तक ऐसे कदम आमतौर पर उठाए नहीं जाते थे। लोकतंत्र होने के नाते भारत ने हमेशा हर तरह के विचारों को प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो भारत ने फैसला लेने में भी देरी नहीं की। भारत से बड़ा बाजार चीन के डिजिटल कारोबार के लिए दूसरा कोई नहीं, जहां 80 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले। बैन किए गए ऐप में टिकटॉक शामिल है और टिकटॉक यूं तो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ऐप के 30% ग्राहक हिंदुस्तानी थे। यही हाल दूसरे कई ऐप का भी है। कई ऐप ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा चीन की कम्युनिस्ट सरकार का बड़ा निवेश है। अब चीन की सरकार ही किसी मोबाइल ऐप में निवेश करेगी तो अपना एजेंडा तो भूलेगी नहीं। कई साइबर एक्सपर्ट तो यह दावा करते हैं कि इनमें कई ऐप ऐसे हैं जो केवल प्रोपेगेंडा ऐप है। और भारत पहला देश नहीं है जिसने ऐसा कदम उठाया हो। अमेरिका में भी चीन के कई ऐप पर पहले से बैन है। दुनिया के कई देश ऐसा कदम पहले ही उठा चुके हैं। और फिर चीन तो ऐसे किसी कदम के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि चीन वही मुल्क है जिसने आज तक अपने देश में न व्हाट्सएप को आने दिया, न फेसबुक को आने दिया, न यूट्यूब चीन में चलता है, न गूगल चीन में काम करता है। चीन को हमेशा से यह डर लगता है कि उसके नागरिक बाकी की दुनिया से खुद को जोड़ने न लगे, अलग रहें, टूटे हुए रहें, कहीं वो लोग अपने अधिकारों की बात न करने लगे। लोकतंत्र तो चीन में है नहीं, कम्युनिस्ट सरकार है जिसे विरोध के स्वर सुनना पसंद नहीं है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ चीन की सरकार अपनी मुट्ठी में रखती, इसीलिए चीन की सरकार की नींद उड़ी रहती। लेकिन भारत के लिए यह फैसला बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों से जुड़ी उनकी निजी जानकारियां चीन के हाथों में पहुंचने से रोकी जा सकेंगी। और दूसरी बात यह कि लगभग वही काम करने वाले भारतीय कंपनियों के ऐप इस्तेमाल करने वालों की गिनती बढ़ेगी। मतलब वही वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। एक झटके में भारत ने चीन को झटका भी दे दिया, डेटा चोरी की गुंजाइश भी कम हो गई और भारत की आईटी कंपनियों के लिए अपने ही देश का एक बड़ा बाजार खुल गया जिस पर अब तक चीन का कब्जा था। देश की सुरक्षा और नागरिकों की निजता का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है।
इनमें से हर मोबाइल ऐप का किसी न किसी तरीके से रिश्ता चीन के साथ जरूर है। इनमें से कुछ तो चीन में ही बने हैं, जबकि कुछ ऐप का मालिकाना हक चीनी कंपनियों के पास है। सरकार ने जिन 59 ऐप को प्रतिबंधित किया है, उनमें बहुत से ऐसे ऐप हैं जिनके यूजर्स की संख्या करोड़ों में है। बैन किए गए प्रमुख ऐप हैं टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी, कैम स्कैनर। इसके अलावा वीबो, वी चैट और क्लब फैक्ट्री जैसे ऐप भी प्रतिबंधित कर दिए गए। ये सभी वो ऐप हैं जिनके भारत में उपभोक्ताओं की संख्या काफी बड़ी है। टिकटॉक के यूजर्स की संख्या तो लाखों में है। भारत के बहुत से लोगों की तो टिकटॉक स्टार के तौर पर पहचान तक बन चुकी है। लेकिन वो भी सरकार के फैसले से खुश है। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है। बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। टिकटॉक स्टार के साथ साथ आम लोग भी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं। बहुत सी जगहों पर तो लोगों ने सरकार का फैसला आते ही जश्न तक मनाना शुरू कर दिया। समय चीन के 59 ऐप पर भारत ने पाबंदी लगा दिया है और उसको लेकर पटना के कारगिल चौक पर एजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर फूल की होली खेल रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। चीन के बने ऐप पर लगी पाबंदी पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि चीन सीमा पर जिस तरह से धोखा दे रहा है उसे सबक सिखाने के लिए ये कदम जरूरी था। होना तो चाहिए, जरूरी है, ताकि मतलब उनको भी थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर से इस लिहाज से देखा जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। ये बहुत पहले लेना चाहिए था, जब चाइना इतने अटैक्स कर चुका है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला इंसान है हमारी गवर्नमेंट में जिसने ये डिसीजन लिया। अमित शाह और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है ये बैन करके। जो भी फैसला लिया है मोदी ने वो एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है। चाइना के जितने भी ऐप हैं, मोबाइल हैं, सब बंद कर दो लेना, तो एक्चुअली उनको इनकम नहीं जाएगी तो वो लोग भी गरीबी होंगे ना धीरे धीरे। इंडिया जो है अपने खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सुरक्षा और निजता का ख्याल रखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया उससे आम लोग तो खुश हैं ही, कारोबार से जुड़े लोग भी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े। भारत सरकार द्वारा अभी 59 चाइनीज ऐप को जो प्रतिबंध लगाया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है। सरकार ने चीन के बने ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला भले ही गलवान में हुई झड़प के 15 दिन बाद लिया, लेकिन आम लोगों ने चीन के बने ऐप का बहिष्कार काफी पहले शुरू कर दिया था, जिसका सबूत है ये आंकड़े। मई 2020 में भारत में टिकटॉक के यूजर्स की संख्या में 38% की गिरावट हुई, जबकि बीगो लाइव के 24% उपभोक्ता कम हो गए। चीन के ऐप हेलो के 38% उपभोक्ताओं में कमी आई। इसी तरह लाइकी के 40% उपभोक्ता घट गए। सरकार ने चीन के बने जिन ऐप पर पाबंदी लगाई थी वो सभी भारत के नागरिकों की निजी जानकारियां चुरा रहे थे। साइबर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये एक जरूरी कदम था। अब ये ब्लॉकिंग या बैनिंग इसलिए हुआ है क्योंकि ये ऐप्स कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं। सरकार ने फिलहाल 59 ऐप पर ही पाबंदी की लिस्ट जारी की है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इसे लेकर सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत देश हित में आने वाले समय में और भी ऐप प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। सरकार टेलीग्राफ एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी, जिसके बाद सर्विस प्रोवाइडर प्रतिबंधित ऐप का डेटा रोक देंगे, जिससे पुराने उपभोक्ताओं को नए वीडियो नहीं दिखेंगे।
गूगल और एप्पल ने सरकार के आदेश के बाद ही प्रतिबंधित ऐप हटा दिया है। चीन ने अपने देश में इसी तरह गूगल और फेसबुक को बंद किया था। इसका राजनीतिक लाभ है वो तभी तक मिलेगा जब आगे जो चाइना एक्शन करने वाला है, जो अपना स्ट्रैटेजिक मूव करने वाला है, वो रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखते हैं इसका दूरगामी परिणाम जरूर निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट होगा चाइना पर और इसके लिए बहुत गट्स चाहिए थे। ये एक बिना स्ट्रांग राजनीतिक लीडरशिप के संभव नहीं था। सरकार ने ऐप को प्रतिबंधित किए जाने के मामले को देखने के लिए एक समिति भी बनाई है। जिन ऐप पर पाबंदी लगाई गई है वो इस समिति के सामने अपनी बात रख सकते हैं। भारत में टिकटॉक कंपनी के मुखिया ने इस बारे में एक सफाई भी जारी की है। टिकटॉक हर भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करता है। टिकटॉक भारतीय उपयोगकर्ता से जुड़ी कोई जानकारी चीन समेत किसी विदेशी सरकार से साझा नहीं करता। आगे भी हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। हम उपभोक्ताओं की गोपनीयता और अखंडता का महत्व समझते हैं। चीन से जुड़े ऐप पर पाबंदी के भारत सरकार के फैसले की गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। यही वजह है कि इस फैसले के बाद चीन की सरकार ने सफाई देनी शुरू कर दी। The Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. चीन ने अपने देश में गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे बहुत से मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन भारत ने जब उस पर उसके ही हथियार से वार किया तो वो तिलमिला उठा है। जंग जब भी किसी मोर्चे पर लड़ी जाती है, दोस्ती बहुत अहम हो जाती है। अगर मजबूत दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी जंग मुश्किल नहीं होती। और अगर मुश्किल वक्त में दोस्त साथ छोड़ दें, तो जंग शुरू होने से पहले ही कंधे झुक जाते हैं। यह बात भारत भी जानता है, चीन भी जानता है। आज चीन जिस भारत से टकराने की कोशिश कर रहा है, वो भारत 1962 वाले भारत से बिल्कुल अलग है। 1962 में फॉरवर्ड पॉलिसी देश पर इसलिए भारी पड़ी क्योंकि सेना के पास जंग लड़ने लायक हथियार ही नहीं थे। फिर कुछ हालात ऐसे थे कि भारत के साथ आने में दुनिया के बाकी मुल्कों में एक झिझक थी। जब चीन 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, तो अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों ने चीन से रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन भारत वो पहला मुल्क बना जिसने इस नए अवतार में चीन को कबूल किया। हमारी उस वक्त ये सोच थी कि जल्द ही दुनिया एशिया की होगी। चीन और भारत मिलकर एशिया को दुनिया में ताकत का नया केंद्र बना लेंगे, ये सोच थी। लेकिन चीन की सोच अलग थी। चीन चाहता था कि एशिया की बात हो तो चीन के साथ किसी और मुल्क का नाम कभी ना लिया जाए, यानी एशिया का मतलब ही चीन हो। भारत दोस्ती का पैगाम लेकर चला था। 1954 में पंचशील का समझौता भी यही सोचकर किया, दोस्ती के नाम पर। लेकिन हुआ उलट। चीन से दोस्ती निभाने के कारण दुनिया के कई बड़े मुल्कों की वैसी मदद भारत को नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी, और चीन से मिली दगा, वो इतिहास बन गई। लेकिन आज के हालात अलग हैं। चीन का जोर हमेशा जंग से ज्यादा जंग की तैयारियों पर रहा। ऐसी तैयारियां जो दूसरे देश पर दबाव बनाने के काम आए। मतलब सरहद के पास के इलाकों में हाईवे बनाना, ऐसी सड़कें बनाना कि फौज तक किसी भी तरह का सामान पहुंचाना आसान हो। ऐसे कैंप तैयार करना जहां जरूरत का हर सामान मिले, चाहे कुदरत ने उन इलाकों को कितना भी जटिल बनाया हो। चीन की कोशिश रहती है कि जंग की तैयारी हमेशा पूरी हो, तैयारी पूरी हो। लेकिन इस बार चीन को भारत की तरफ से ऐसा ही जवाब मिल रहा है। बॉर्डर के पास सड़कों का जाल बिछाने में भारत ने भी कसर नहीं छोड़ी है। ऊपर से सेना के पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो जरूरत का कोई भी सामान पलक झपकते ही वहां पहुंचा दें।
इनमें एक है C-17 ग्लोब मास्टर, जो भारत ने अमेरिका से हाल ही में खरीदा है। C-17 के अलावा भी ऐसे कई एयरक्राफ्ट हैं जिनका चीन के पास कोई तोड़ नहीं है। सरहदों की निगरानी हो या अपनी जमीन का 1 इंच बचाने की लड़ाई हो, भारत की तैयारियां अब चीन से कहीं आगे हैं। अमेरिका से चीन की दूरी और भारत से अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां, यह भी बदल चुका है, तो यह भी चीन को डरा रहा है। एशिया में पहुंच रही अमेरिकी फौजें तो इसी बात का सबूत हैं कि चीन की दादागिरी के खिलाफ दुनिया होशियार हो गई है। यानी अगर चीन ने इस बार भारत को छेड़ने की गलती की तो अंजाम भुगतना चीन के लिए भारी हो जाएगा। चीन की चाल का भारत को पहले ही शक हो गया था, इसलिए उससे निपटने की तैयारी पूरी थी। चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए भारत ने चीन की गलवान साजिश से पहले उससे निपटने के सारे बंदोबस्त कर लिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद चीन की हर उस चाल पर देश की पैनी नज़र है। यही नहीं, हर उस इलाके पर चौकसी बढ़ा दी गई है जहां चीन धोखे से हमला कर सकता है। चीन की चाल से निपटने के लिए भारत और अमेरिका का गठजोड़ काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। LAC पर चीन की साजिशों और धोखे की वारदात में जिस तरह से तेजी आई है, उसके बाद भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन को जवाब देने के लिए भारत सरकार ने अपने जखीरे से कई ऐसे हथियार निकाल लिए हैं जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं। ये वो हथियार हैं जो भारत ने अमेरिका से पिछले कुछ 1 साल में खरीदे हैं। LAC पर चीन को जवाब देने के लिए भारत के जंबो जेट C-17 ग्लोब मास्टर बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट भी बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। इसी तरह अपाचे हेलीकॉप्टर की भूमिका भी काफी अहम हो गई है और चिनूक भी बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसी तरह P-8I निगरानी एयरक्राफ्ट भी सेना के लिए निगरानी का काम करने में काफी मददगार साबित हो रहा है। इन सब के अलावा M777 होवित्जर तोप भी LAC की मुश्किलों को पार करने में काफी कारगर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत ही जल्दी स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी इनहेंस बढ़ाया है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, और इससे बहुत ही जल्दी हम अपने क्रू को, अपने लोगों को, जो सैनिक हमारे हैं, उनको उठा सकते हैं। LAC पर भारत के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ है भारत का जंबो जेट C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से टैंक तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कम समय में जवान भी सीमा पर पहुंचाए जा सकते हैं। यही नहीं, इसकी मदद से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाया जा सकता है। इक्विपमेंट जितना है अपने सैनिकों को और हथियार को बहुत आसानी से जहां कहीं भी आवश्यकता होगी उस स्थान पर हम पहुंचा सकते हैं। ये सारा, इसके चलते देखिए चीन के साथ जो अभी संघर्ष चल रहा है, अगर बात आगे बढ़ेगी तो इस बढ़ते हुए बात में निश्चित ही ये काफी मददगार साबित होगी। लद्दाख में भारतीय वायुसेना का अड्डा दौलत बेग ओल्डी एक अहम ठिकाना है। दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और LAC से दौलत बेग ओल्डी की दूरी 8 किलोमीटर है। लद्दाख में चीन को जवाब देने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने अमेरिका से हाल में जो हथियार और सैन्य साजो सामान हासिल किए हैं, वो दौलत बेग ओल्डी पर बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर के अलावा C-130J स्पेशल एयरक्राफ्ट भी बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। इस एयरक्राफ्ट से जवानों की कम समय में तैनाती में काफी मदद मिल रही है। साथ ही निगरानी के लिए P-8I भी काफी मददगार है। P-8I निगरानी एयरक्राफ्ट है। इसकी मदद से लद्दाख में आसानी से निगरानी की जा सकती है और खुफिया जानकारी भी जुटाई जा सकती है। डोकलाम में भी ये एयरक्राफ्ट मददगार साबित हुआ था। की डेट में हमारे स्क्वाड्रन में 8 P-81 एयरक्राफ्ट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बहुत लॉन्ग रेंज तक उड़ने वाला एयरक्राफ्ट है। लगभग 1200 नॉटिकल माइल तक इसकी रेंज है और इसके साथ साथ लगभग 450 नॉटिकल माइल इसकी टॉप स्पीड है। भारत ने M77 होवित्जर तोप भी अमेरिका से खरीदी है। ये बेहद हल्की है और दुर्गम इलाकों में काफी कारगर साबित होती है। इसकी रेंज करीब 25 किलोमीटर तक है। इसे बेहद कम समय में मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये तोप LAC के लिए काफी कारगर मानी जा रही है।
और ये किसी भी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।